डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल 2020 के एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को, इसके सिलेबस को और स्ट्रैटेजी को एक ऑर्डर में मैं आपको अच्छे से समझाने और बताने चल रहा हूं, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जानकारी लेखपाल 2020 के बारे में हो सके, आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। डे स्टूडेंट्स, जब एक बार आपने सोच ही लिया कि एनीवे मुझे लेखपाल 2020 में एक सीट सुनिश्चित करना है, निश्चित करना है, वो चाहे 5200 पोस्ट आए, चाहे 6000 की पोस्ट आए, चाहे 10,000 की पोस्ट आए, चाहे 600 की पोस्ट आए, हमें तो केवल एक ही पद चाहिए ना। तो जब आपने इस चीज को ठान लिया कि मुझे एक पद चाहिए और हमें सिलेक्ट होना है, तो ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में विल पावर से स्ट्रॉन्ग कोई और चीज हो ही नहीं सकती। तो अभी से ही बिना समय गंवाए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और जो भी समय आपको मिलता हो, हर वक्त केवल और केवल अपने उस लक्ष्य के बारे में सोचे। यानी अगर लेखपाल 2020 का लक्ष्य बना लिया तो फिर खाते पीते सोते जागते हर वक्त आप लेखपाल 2020 के बारे में ही सोचें। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपको ये तो पता ही होगा, यानी अगर आपने तैयारी शुरू की होगी तो इसके सिलेबस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी स्ट्रैटेजी के। लेकिन बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं 2 लाइन आपसे कहता हूँ। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। यानी अगर आपने इस बात को ठान लिया है कि आपको लेखपाल 2020 में सिलेक्ट होना है, तो पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी 2020 लेखपाल डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन पैटर्न, इसका सिलेबस, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको ये बता दूं, पहले सबसे पहले ये देख लो अब कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल पद की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा के लिए आयोग ने निर्धारित योग्यता का मानदंड रखा है। जो अभ्यर्थी इन मानदंड के अनुसार योग्यता रखता है, वह अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के विषय में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, टोटल पोस्ट एक्सपेक्टेड, यानी कुल मिला के लगभग कितनी पोस्ट आएंगी, कुल पदों की संख्या। तो टोटल पोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कुल पद, तो कुल पद लगभग 5200 आने की उम्मीद है अभी, ठीक है ना। लेकिन यह 6000 भी हो सकता है, 4500 भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन अभी जो
एक एक्सपेक्टेड पोस्ट की बात की गई है, वो 5200 है। तो बहुत अधिक पोस्ट है, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। अगर तैयारी आपने शुरू कर दी और एक बार आपने जुनून जोश के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ लग गए तो सिलेक्शन 100% श्योर है आपका। आपने सुना ही होगा, आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधी में जलते रहे। तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिलेक्ट होना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। यानी हवाओं का रुख बदलने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, वो आपके अंदर है। आप जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा ही आप कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अनलिमिटेड पावर होती है। तो उस पावर को यूज करो और अब बिल्कुल और बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा, कुल पदों की संख्या 5200 है। अब हम आपको शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताने चले। तो वह अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, वह इस परीक्षा में प्रतिभाग ले सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर ज्ञान की। कंप्यूटर ज्ञान कहाँ जरूरी है? तो डियर स्टूडेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप लोग नीलेट भी कहते हो, से मान्यता प्राप्त CCC सर्टिफिकेट अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अथवा डिग्री मान्य होगी। अब हम लोग बात करते हैं आयु की, यानी एज लिमिट की। तो जब मैं एज लिमिट की बात कर रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष हो, वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन नियमानुसार ओबीसी को 3 वर्ष के लिए और एससी और एसटी को, यानी एससी और एसटी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी उनके एज लिमिट में। अब हम लोग बात करते हैं निवास की। तो जब हम निवास की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई लेखपाल की जो वैकेंसी आती है, भाई लेखपाल का काम क्या होता है? ग्रामीण एरिया में भी, शहरी एरिया में भी। तो अधिकतर तो ग्रामीण एरिया में ही होता है ना, बाकी शहरी एरिया में भी काम होता है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रामीण एरिया ही है। तो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। यानी जब आप आवेदन कर रहे हैं, उसके अंतिम तिथि से पहले जो निवास प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। अब हम लोग जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो सेम क्राइटेरिया, सेम कंडीशन जाति प्रमाण पत्र में भी है। आवेदन की अंतिम तिथि से, यानी जो आवेदन होगा, एक उसकी अंतिम तिथि होगी,
उससे पहले जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें लेखपाल एग्जामिनेशन पैटर्न 2020 की, तो अब देखिए पहले इस लेखपाल एग्जामिनेशन पैटर्न 2020 की। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा बार बार कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है, यानी बहुत अच्छा चांस है। सरकार आपको इतना अच्छा मौका दे रही है, इस मौके को आप बिल्कुल मत जाने दीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। अपने मन में बिल्कुल आप ठान लीजिए, बिल्कुल बैठा लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट तो आपको सुनिश्चित करनी ही है। आप लोगों ने राम नरेश जी की कुछ पंक्तियां सुनी होगी, मैं उनको बताता हूं आपको। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दीवाना, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रणगर्ज। तो आप सोचिए, इन पंक्तियों को आप सुनो, इस तरीके से अपने आप को आप बना लीजिए कि हवाओं का रुख मोड़ते हुए, हर चीज को अपने अकॉर्डिंगली ढालते हुए, जो आप चाहें वही हो, यानी आपका जो रणघोष गर्जन है वो दिखना चाहिए, यानी जो आपकी पढ़ाई है वो दिखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन तो सिलेक्शन, और इस बात को आप दिमाग में बैठा लो कि एक सीट आपको सुनिश्चित करनी ही है। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं लेखपाल एग्जाम पैटर्न 2020 की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC के द्वारा लेखपाल भर्ती 2020 का आयोजन किया जाएगा, जिससे इस परीक्षा का स्तर कठिन हो सकने की संभावना है। इस भर्ती में चयन का आधार लिखित परीक्षा है। ठीक है, वो तो पता है आपको, ये लिखित परीक्षा के आधार पे चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में अधिक मात्रा में अभ्यर्थियों के आवेदन होंगे। भाई इतना बेरोजगारी है तो अधिक मात्रा में तो अभ्यर्थी आएंगे ही, ठीक है ना। इस भर्ती का चयन, ठीक है ना, अभ्यर्थियों के लेखपाल पद के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए सही दिशा, सही प्रयास में अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सके और अपने एक पद को सुनिश्चित कर सके। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं लेखपाल भर्ती पैटर्न, यानी यूपी SSC लेखपाल रिटेन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करने चले हैं। तो आप ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पैटर्न की बात करते हैं तो ये पहले आप देख लीजिए किस विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, यानी सब्जेक्ट नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ, जिसे आप जनरल नॉलेज भी कहते हैं। इस जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके 25 अंक दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 25 अंक हैं। हर एक क्वेश्चन को 1 अंक दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यानी मैक्सिमम मार्क्स
अधिकतम अंक उसके 25 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन को 1 अंक दिया गया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे गणित की। तो गणित में कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी, हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, तो कुल अंक 25 होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे। तो सामान्य हिंदी में भी कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, कुल अंक 25 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास की, यानी विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की, तो इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 25 होंगे और कुल अंक 25, यानी हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं पूरे पेपर में 4 चीजें हैं। एक तो आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, दूसरे आपका गणित हो गया, तीसरा आपका सामान्य हिंदी है, चौथा आपका ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास है। सबके 25-25 अंक होंगे, कुल अंक 100 हो गए और टोटल प्रश्नों की संख्या भी 100 हो गई। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, यानी समयावधि की। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोग ने, यानी अगर हम समयावधि की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो आयोग ने इस परीक्षा के लिए 90 मिनट यानी 90 मिनट निर्धारित किए हैं। अभ्यर्थी को, यानी ये जो अभ्यर्थी हैं, इनको 90 मिनट में, अभ्यर्थी को 90 मिनट में 100 प्रश्नों को हल करना है। इस परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होगा, जैसा कि आप जानते हैं भर्ती का आधार लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के ही अनुसार मेरिट का निर्धारण कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी लेखपाल परीक्षा पाठ्यक्रम की, यानी यूपी लेखपाल 2020 एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करते हैं। तो इसका जो पाठ्यक्रम है इस तरीके से है। सबसे पहले आप सामान्य हिंदी की बात समझ लो। सामान्य हिंदी में आपको अलंकार पढ़ना है, रस के बारे में पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, तत्सम एवं तद्भव पढ़ना है, संधियां पढ़नी है, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़नी है, मुहावरे पढ़ने हैं, वाक्य संशोधन आना चाहिए आपको, लिंग, वचन, कारक, बर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द इत्यादि, यानी और भी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं गणित की, मैथमेटिक्स की। तो उसमें सबसे पहले अंक गणित की बात करते हैं। तो आप देखो, अंक गणितीय और सांख्यिकी, यानी एरिथमेटिक एंड स्टैटिकल। तो जब एरिथमेटिक और स्टैटिस की बात करते हैं तो इसमें संख्या प्रणाली, प्रतिशत को पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, सारणीकरण पढ़ना है, संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, तथ्यों का निर्माण करना है, बार चार्ट पढ़ना है, पाई चार्ट ये भी पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, केंद्रीय माप आनी चाहिए आपको, समांतर माप और माध्य और मोड, ये सारा कुछ अंक गणित और सांख्यिकी में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बीज गणित की।
ये देखिए बीज गणित यानी अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है ना, और एचसीएफ, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी और एचसीएफ समसामयिकी समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना हमको, कारक पढ़ना है, क्षेत्र प्रमेय के बीच में संबंध, ठीक है ना, ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ज्यामिति की, ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में देखिए क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, आयताकार, ठीक है ना, स्क्वायर पढ़ना है यानी वर्ग जिसे कहते हैं, ट्रेपेजियम पढ़ना है हमको, समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, इन सब की परिधि पढ़ना है, इनके क्षेत्रफल को निकालने का तरीका पढ़ना है, ठीक है ना। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान पे क्या करना है, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो डियर स्टूडेंट्स, सामान्य विज्ञान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ना है, विश्व भूगोल और जनसंख्या पढ़नी है, दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष रूप से सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाइए भारतीय इतिहास पर। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आप ये देख लीजिए, यानी ये सब जनरल स्टडी का पोर्शन है, सामान्य अध्ययन का या जनरल नॉलेज का। तो भारतीय इतिहास में क्या है, वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों का ज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति क्या थी और विशेषता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और स्वतंत्रता के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रही बात विश्व भूगोल की, वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो उसमें हम लोग भारत, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी मुद्दों का, शारीरिक, पारिस्थितिक के बारे में केवल सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, और इसके अलावा भारत और विश्व की जियोग्राफी की एक नॉलेज आपको होनी चाहिए, खास करके ये जो उनका भौगोलिक परिदृश्य है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में भारत का भी देखना है आपको, भारत के बाहर भी देखना है और दुनिया के लोगों का भी। अब बात करते हैं ग्राम समाज और विकास। ये आप कई बार सोचते हैं कि कैसा टॉपिक है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो मैं डिटेल में सब समझा रहा हूँ। आप बढ़िया से लेक्चर को सुनते जाओ, नोट करते जाओ, क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो तैयारी कैसे, किस चीज़ की तैयारी। पहले सिलेबस पता हो, एग्जामिनेशन में आएगा क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना, उसका पैटर्न पता हो। अभी मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फिर इसकी रेगुलर क्लास यानी लेखपाल 2020 की अभी रेगुलर लाइव क्लासेज ऑनलाइन शुरू होंगी, तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। और मैं ये बता दूँ 100% मैं सिलेक्शन की जिम्मेदारी यानी गारंटी कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ाई मेरे अकॉर्डिंगली कर लिया तो सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता। अभी बस विधि ने भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर यानी विद फुल प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन चलने लगेंगे। तो आप लोगों से ये मैं बार बार कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग इससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी ये नया बिल्कुल एकदम नया चैनल बना करके लेखपाल 2020 के लिए
केवल और केवल इसी पे फोकस करने के लिए भी शुरुआत की जा रही है। तो अगर हम ग्राम समाज और विकास यानी विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्राम विकास भारत का ग्राम विकास कार्यक्रम और प्रबंधन, ग्राम विकास अनुसंधान, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्राम सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन विषयों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को कृषि की प्रकृति जैसे विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए। भूमि के अंतर्गत भूमि सुधार है, किराएदारी का सुधार जो होता था, किसान क्रेडिट कार्ड से और सरकार के द्वारा कृषि पर समय समय चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक विकास अधिकारी, चकबंदी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग के विषय में जानकारी होनी चाहिए। भाई जब आप लेखपाल बनने जा ही रहे हो तो आपको लेखपाल के बारे में कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। और इससे संबंधित जो और अधिकारी गण हैं, भाई जैसे ग्राम विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नायब तहसीलदार है। अब ये आप समझ लो, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के विषय में सही से जानकारी होनी चाहिए। कुछ योजनाएं मैं आपको बताने चलता हूँ जो इस प्रकार से हैं। ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार योजना यानी सेंट्रल, ये जो आप देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट, ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार योजना यानी केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। उनमें जैसे आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, MGNREGA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, यानी अब और योजनाएं हैं ये आप देखिए, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्ना योजना, स्वजधार योजना, राजीव गांधी गांव विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम। तो मतलब ये जो केंद्र सरकार द्वारा यानी जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, NRLM ये है, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, IWMP आदि योजनाओं पर विशेष ध्यान आपको देना है। अब हम बात करते हैं ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, यानी ग्रामीण विकास में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। किसान पेंशन योजना चला रही है। अच्छा, इन सब की विस्तृत जानकारी आपको लेना है। किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधारीकरण योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे
मातरम योजना, प्रियदर्शिनी योजना और शुद्ध पेयजल योजना, पेंशन वर्तमान यानी पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या शुद्ध पेयजल योजना है या ये जो पेंशन योजना है, ये सब वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है ना। कन्या विद्या धन योजना, ये भी यूपी गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की, महत्वपूर्ण टिप्स की। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, हम सभी अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह देते हैं और जो विषय आपको बताए गए हैं उन पर सही से ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। लेखपाल परीक्षा में हिंदी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए हिंदी के साहित्य और व्याकरण पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। लेखपाल परीक्षा में गणित भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, इसलिए गणित पर विशेष जोर दें आप। सामान्य ज्ञान की जब बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान भाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल और वर्तमान मामलों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके परीक्षा में जाएं। इस भाग में आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर फोकस करना होगा। संभावित प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। जनसंख्या को ध्यान देना होगा, यानी जनसंख्या पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस परीक्षा का भाई, जैसे मैंने कहा, सामान्य ज्ञान पे एक तरीके से विज्ञान के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा, हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, सामान्य विज्ञान आ जाएगा। तो ये बहुत मतलब टॉपिक्स हैं और इसके अंदर ही मैंने कहा ये सब कुछ आपको देखना है। जैसा कि मैंने बताया और आप जानते भी हो कि इस परीक्षा का आयोजन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अभी मैं नहीं कह सकता, या तो अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता लगेगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अच्छा, परीक्षा में सभी विषय, जैसे 4 विषय में हमने डिवाइड किया। एक तो आपका हिंदी 25 अंक का है, सामान्य ज्ञान यानी अध्ययन 25 मार्क का है, 25 अंकों का है, और गणित भी 25 अंकों की है, ग्राम विकास भी 25 अंकों का है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि परीक्षा में 25 अंक ग्राम विकास विषय के लिए निर्धारित है। तो इस भाग की तैयारी आप अच्छे से इसलिए करें कि लोग इस भाग को ध्यान देंगे ही नहीं। तो ग्राम विकास के प्रश्न हल करते समय हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और आपका समय बचेगा। परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की आयोजित की जाएगी, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अत्यधिक होने पर स्नातक स्तर के प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको उस विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कंप्लीट सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें। उच्च कट ऑफ का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें। परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए, अपना एक पद निश्चित करने के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे जब शॉर्ट लिस्टिंग हो और मेरिट बनाई जाए तो आपका नाम मेरिट में जरूर आए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने आपको लेखपाल 2020 की कंप्लीट जानकारी दे दी। अब इसी चैनल के माध्यम से आपको अभी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। पहले कुछ दिन क्लासेस
फ्री क्लासेज होंगी, फिर वो पेड क्लासेज होने लगेंगी। और अभी आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनको भी कंप्लीट डिटेल आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता रहेगा। इस चैनल से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको मॉक टेस्ट यानी हर तरीके की फैसिलिटी, मैंने कहा ना, सिलेक्शन कैसे होगा, 100% होगा। कुछ भी हो जाए, आपके अंदर में वो जुनून, वो जोश पैदा कर दिया जाएगा कि आप बार बार चिल्लाएंगे कि मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे टॉप करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।